फिर तक करो। हेलो एवरीवन, चैप्टर थर्ड एम्प्लॉयमेंट ऑफ बैंकिंग फंड्स जो कि हम पढ़ रहे थे उसी का आज पार्ट फोर्थ है। अब तक हमने देखा क्रेडिट कार्ड के बारे में। अब आगे देखेंगे अपना जो मेन टाइप का लोन है वो है पर्सनल लोन। कौन सा लोन? पर्सनल लोन्स, यानी कि वो लोन्स जो कि पर्सनल पर्पजेस के लिए लिए जाते हैं, इंडिविजुअल पर्पस के लिए लिए जाते हैं। तो पर्सनल लोन की बेसिक डेफिनेशन क्या है? इट इज एन अमाउंट given to an individual. It is an amount given to an individual for कैसा पर्पस होगा? पर्सनल पर्पस होगा, फॉर पर्सनल पर्पसेस। तो ये होती है आपका पर्सनल लोन, मतलब वो अमाउंट जो कि एक बैंक एक इंडिविजुअल को देती है पर्सनल पर्पस के लिए और जो एक स्पेसिफाइड टाइम में रीपे कर दिया जाता है। अब देखो, पर्सनल लोन तो समझ लिया क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, मतलब आपको पर्सनल लोन कब मिल जाएगा। तो देखते हैं हम एलिजिबिलिटी, मतलब क्वालिफिकेशंस ऑफ बोरोवर टू गेट पर्सनल लोन, पीरियड फॉर पर्सनल लोन। तो पहली जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो है स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम। कैसा सोर्स? स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम। मतलब ऐसा नहीं कि आज आपके पास काम था, आपने पैसे कमा लिए तो लोन ले लिया, लेकिन एक महीने बाद आपके पास आपकी जॉब चली गई, काम नहीं है, तो आप लोन कैसे पे करेंगे? तो मतलब एक स्टेबल, एक कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए आपके पास एक पर्सनल लोन को लेने के लिए। फिर आ जाता है सेकेंड इसका, जो कि है हैव गुड क्रेडिट रिपोर्ट। गुड क्रेडिट रिपोर्ट, मतलब आपको बताया था लास्ट पार्ट में कि क्रेडिट रिपोर्ट क्या होता है। ये आपकी पास्ट हिस्ट्री होती है कि आपने कैसा लोन कब पे किया, कहीं आपने ड्यू तो नहीं किया, डिफॉल्ट नहीं किया, तो आपकी एक अच्छी खासी क्रेडिट रिपोर्ट होनी चाहिए जो कि आपको लोन दिला सके, पर्सनल लोन। तीसरी आ जाती है आपके पास एक अच्छा सा सिविल स्कोर होना चाहिए। रिवाइव करिए, सिविल स्कोर बताया था, ये एक स्कोर होता है जो कि सिविल यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड इशू करता है। ये होता है 300 से लेके 900 तक, और एक अच्छा सिविल स्कोर कहते हैं किसको? 700 को। तो ये थी आपकी क्या एलिजिबिलिटी। नंबर 1, आपके पास स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। दूसरा, आपके पास अच्छी सी एक क्रेडिट रिपोर्ट होनी चाहिए आपकी। तीसरा, एक अच्छा सा आपके पास सिविल स्कोर होना चाहिए। अब देखते हैं कि सर हमें ये तो मालूम है कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, ये तो देखने कि इसका हम पेमेंट कैसे करेंगे। तो आप देखते हैं रीपेमेंट पीरियड, मतलब हमें ये कब कितने टाइम के लिए मिलता है। देखो, इंडिया में जो पर्सनल लोन मिलता है वो मिलता है 12 महीने यानी कि 12 मंथ से लेके 30 इयर्स तक। तो अब आपको कितने टाइम के लिए मिलेगा सर, हम कैसे जानेंगे? ये डिपेंड करता है दो चीजों पे, एक तो टाइप ऑफ लोन कौन सा है और साइज ऑफ लोन, मतलब आपको कितने अमाउंट का लोन चाहिए और पर्सनल लोन में भी कौन सा टाइप है, इस पे डिपेंड करता है आपका रीपेमेंट पीरियड। अब इसके बाद इसी में आता है केस आता है अर्ली रीपेमेंट का। आप सोचते होंगे कि अगर मैंने लोन लिया है 4 महीने के लिए और अगर मैं 2 महीने में पे कर दूं तो ये एक अच्छी बात है, आपकी अच्छी रिपोर्ट होगी। लेकिन बैंक के केस में ये उल्टा होता है। अगर आप अर्ली रीपेमेंट कर देते हैं, ये एक क्लॉज होता है, अगर आप चाहें तो इसको हटवा सकते हैं अपने अकाउंट में से, आपकी पॉलिसी में से। अगर आप अर्ली रीपेमेंट कर देते हैं तो आप पे अर्ली रीपेमेंट पेनल्टी लग जाती है कि आपने जल्दी पे क्यों कर दिया। आपको करना था 6 महीने में, आपने कर दिया 4 महीने में, तो इसकी आपको पेनल्टी लग जाती है। भाई इसमें पेनल्टी लगने की क्या बात है, हमने जल्दी तो पे कर दिया है। नहीं, देखो बैंक को पैसा इनकम कहां से होती है? आउटस्टैंडिंग इनकम कहां से होती है? इंटरेस्ट से होती है। आप जितने लंबे समय तक लोन को खींचेंगे उन्हें उतने ज्यादा क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। और आपने क्या किया, बहुत जल्दी यानी कि 6 महीने के लोन को 4 महीने में पे कर दिया, तो आपको पेनल्टी लगा दी, क्योंकि बैंक को नुकसान हो गया। किस चीज का? इंटरेस्ट का नुकसान हो गया। तो ये हो जाता है आपका रीपेमेंट शेड्यूल। अब इसके बाद आती है लोन लिमिट्स, मतलब आप कितना लोन ले सकते हैं। देखो, मैक्सिमम आपको एक नॉर्मल जो मिलता है वो मिलता है 2.5 लाख का, 2.5 लाख का आपको बहुत नॉर्मली मिलता है। अगर आप बात करें मेट्रो सिटीज की, दिल्ली की,
चेन्नई की और भी बड़े सिटीज की मेट्रोस में आपको मिल जाता है 5 लाख तक का लोन। पर्सनल लोन कितना मिल जाता है? 5 लाख तक का आपको लोन मिल जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपनी केवाईसी डॉक्यूमेंट। ये तो भाई एलिजिबिलिटी हो गई, ये हो गया हमारा रिपेमेंट पीरियड, ये हो गया आपका लोन लिमिट्स। अब आ जाते हैं केवाईसी शेड्यूल, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। केवाईसी क्या है? नो योर कस्टमर। कस्टमर को जानने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट बैंक लेती है लोन देने वक्त। देखो इसमें दो टाइप बन जाते हैं। पहला बन जाता है एक एग्जिस्टिंग कस्टमर, मतलब एक वो कस्टमर जो बैंक का पहले से ही अकाउंट उसका है बैंक में और वो लोन मांग रहा है। और दूसरा आ जाता है नॉन एग्जिस्टिंग, मतलब आप लोन मांगने गए एचडीएफसी में और आपका अकाउंट नहीं है, तो मतलब आप एचडीएफसी के कस्टमर नहीं है। तो देखिए एग्जिस्टिंग कस्टमर को कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। इसमें आता है पहला आपका फोटोग्राफ। क्या आता है? फोटोग्राफ। फोटोग्राफ कैसी होनी चाहिए? पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज। इसके बाद आपकी जो भी जहां पे आपका शॉप है, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो कहां पे आपका ऑफिस है, अगर आप इंडिविजुअल प्रोफेशनल खुद का है तो आपकी शॉप का एड्रेस, उस चीज का क्या लगता है? आपका प्रूफ लगता है। प्रूफ ऑफ ऑफिशियल एड्रेस। आपके ऑफिशियल एड्रेस का क्या लगता है? प्रूफ। अब उस प्रूफ में आप क्या देंगे? ऑफिशियल एड्रेस के प्रूफ में अगर आपकी शॉप है खुद की तो आप उसका शॉप का सर्टिफिकेट दे देंगे। क्या दे देंगे? सर्टिफिकेट। अगर आपने किराए पे ले रखी है, लीज पे ले रखी है, तो आप क्या करेंगे? लीज डीड दे देंगे। जो भी आपका ओनर से एग्रीमेंट हुआ होगा, लीज डीड उस शॉप का। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप टेलीफोन बिल दे देंगे। किस चीज का? ये प्रूफ है आपका ऑफिशियल एड्रेस का। तो ये डॉक्यूमेंट्स थे। इसके बाद अगर आप सैलरीड पर्सन है, ये किसके लिए था? सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स के लिए। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको अपनी सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? सैलरी स्लिप और फॉर्म नंबर 16। ये फॉर्म नंबर 16 क्या होता है? ये फॉर्म नंबर 16 इनकम टैक्स का एक फॉर्म होता है जिसमें टीडीएस कितना कटा है आपकी सैलरी पे, उसका पूरा टैक्स डिडक्शन का रिकॉर्ड होता है जो कि आपको सबमिट करना पड़ता है फॉर्म नंबर 16 में पर्सनल लोन लेने के लिए। इसके बाद अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको आईटी रिटर्न्स क्या देनी पड़ेंगे? आईटी रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न एंट्री होती है। जो बिजनेसमैन होते हैं वो जानते होंगे, आईटी रिटर्न सबमिट होता है। आपको लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स के इनकम टैक्स रिटर्न्स देने पड़ेंगे। तो इतने डॉक्यूमेंट टोटल आपको, अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो आपको देने पड़ते हैं। इसके बाद अगर आप नॉन एग्जिस्टिंग है, मतलब आप उसके कस्टमर नहीं है पर्टिकुलर बैंक के जहां से आप लोन मांग रहे हैं, तो फिर आपको पहले अपनी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? अपना जो आपका होम एड्रेस है, रेजिडेंस है, उसका प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। ये दो सरप्लस आइटम हो जाते हैं अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है। पहला, आपको अपनी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी यानी कि अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। दूसरा, आपको प्रूफ देना पड़ेगा किस चीज का? अपने रेजिडेंस का। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स यही वाले हो जाते हैं। फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ ऑफिशियल एड्रेस क्या हो सकता है? शॉप का सर्टिफिकेट, लीज डीड और टेलीफोन बिल। इसके बाद आपको सैलरी स्लिप जो आपकी है, अगर आप सैलरीड पर्सन है इस केस में, ये सबमिट करनी पड़ेगी। फॉर्म नंबर 16 जो कि टीडीएस का होता है, कितना टैक्स डिडक्शन हुआ। उसके बाद आपको देना पड़ेगा क्या? आईटी रिटर्न्स फॉर लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स या फिर प्रोफेशनल्स हैं। इसके बाद पर्सनल लोन का लास्ट टॉपिक आ जाता है। पर्सनल लोन का लास्ट टॉपिक है ईएमआई। सर ये ईएमआई क्या होती है? ईएमआई होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। आपने लोन लिया है 4 लाख का 6 साल के लिए, तो आप इकट्ठा तो पैसा नहीं दे देंगे, थोड़ा थोड़ा हर महीने इतनी इतनी कहते हैं किस्त जा रही है मेरी। क्या जा रही है? किस्त। तो ये वही ईएमआई किस्त है आपकी लोन की।
तो अब देखिए इसको कैसे क्या होता है, ये कैसे निकाली जाती है। इसमें आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है किसका, लोन का, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जितने साल के लिए आपने लिया है उसका इंटरेस्ट, इन दोनों को ऐड करके निकलता है ईएमआई। क्या है, ईएमआई। ईएमआई दो टाइप से निकाला जाता है, पहला होता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरा होता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमारा लास्ट टॉपिक है पर्सनल लोन का, इसको और समझिए गौर से। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब आपने लोन लिया है कितने का, 90 लाख का, 90 लाख का आपने लोन लिया है और कितने साल के लिए लिया है, एक मिनट, आपने मान लो लोन लिया है 90,000 का, कितने ईयर के लिए लिया है, 3 ईयर के लिए। 90 लाख का लोन लिया है आपने 3 ईयर के लिए, तो आपकी जो इस पे ईएमआई बनेगी, आप मान लो 3 साल में पे करेंगे, तो 3 साल में पर ईयर आपको कितना पे करना पड़ेगा, 90/3 यानी 90,000, सॉरी 90,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, टाइम ड्यूरेशन था 3, और अब इसमें कैसे निकालेंगे, हमारा पर ईयर कितना पड़ेगा, 30,000, ये प्रिंसिपल अमाउंट है। अब इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10% है पर ईयर यानी कि पर एनम, तो 90,000 का 10% कितना हो गया, 9,000, तो प्लस 9,000, माने कि आपको 39,000 पर ईयर पे करना पड़ेगा 3 इयर्स तक। तो ये होता है फिक्स रेट, आपका ये फिक्स इंटरेस्ट है 9,000 हर ईयर आपको 30,000 के साथ देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं फ्लोटिंग रेट। देखो फ्लोटिंग रेट किसको कहते हैं, फ्लोटिंग रेट में क्या है, मान लो 90,000 सेम प्रिंसिपल है और 3 इयर्स के लिए है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है। तो देखो पहले ईयर में हमारी कितनी बनेगी, 30,000 पर ईयर, हमारी प्रिंसिपल अमाउंट कितना बन रहा है, 30,000। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, तो 10% कितना हो गया, 9,000, टोटल हो गया 39,000। तो 39,000 चला गया, तो मतलब अब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट देने के लिए कितना बचा, 60,000 नेक्स्ट ईयर में। 30,000 पहले ईयर में चला गया, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% 9,000, तो 39,000 पे कर दिया। अब प्रिंसिपल अमाउंट देने के लिए कितना बचा, 90 का माइनस करिए 30, कितना बचा, 60,000 सेकेंड ईयर में मेरा प्रिंसिपल है। अब इस पे निकालेंगे 10%, कितना आया, 6,000, तो अगले ईयर में ये आपका इंटरेस्ट बन जाएगा 6,000 और प्रिंसिपल कितना रहेगा, 30 ही, पर ये 30,000 प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, कम हो गया 6,000, तो अब कितना पे करेंगे हम, टोटल 36,000 पे करेंगे सेकेंड ईयर में। अब थर्ड ईयर में देखिए, थर्ड ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 30,000 बचा, इस पे परसेंट कितना लग रहा है, 10%, 10% कितना हुआ, 3,000, ये इंटरेस्ट हुआ, ये प्रिंसिपल हुआ, टोटल कितना हो गया, 33,000। तो मतलब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले कितना था, 9,000, फिर हुआ 6,000, फिर हुआ 3,000। रेट कैसा है इंटरेस्ट का, फ्लोट कर रहा है, इंटरेस्ट अमाउंट क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो इस कैलकुलेशन से हम ईएमआई निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा पर्सनल लोन टॉपिक, इसको एक बार रिवाइज कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो, क्वेरीज हो, प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।